मैं राष्ट्रीय प्रसार। आज हम आए हुए हैं फरीदाबाद सेक्टर 15A के अंदर। यहाँ पे आज हम बात करेंगे कांग्रेस के NCWC के प्रदेश अध्यक्ष जो कि सेक्टर 15A में रहते हैं। आज हम उनसे मुलाकात करने आए, उनसे बातचीत करने आए। फरीदाबाद और हरियाणा के अंदर जो यहाँ पे मौजूदा सरकार जो काम कर रही है, क्या उसके बारे में हम उनसे पूछेंगे। क्या वो सरकार यहाँ पे सही काम कर रही है? इस क्षेत्र के अंदर पानी की, बिजली की जो मुद्दे हैं, आज हम उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम लोग बात करते हैं अभी गुलशन बग्गा जी से। नमस्कार, मैं गुलशन बग्गा NCWC में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रदेश के अंदर जो हालात है, कानून व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है। आप बिजली के मुद्दे पे अभी बात कर रहे थे। बिजली का मुद्दा अभी इस समय तो इतनी ज़रूरत भी नहीं है बिजली की, परंतु फिर भी जो है बिजली की शॉर्टेज है। पानी के मुद्दे पे अगर हम आए तो पानी जो है हमें नहीं मिलता, जैसा कि ये वादा कर चुके हैं हमें कि हम 24 घंटे आपको पानी देंगे, बिजली देंगे और सीवर की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन ये सारी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज आप देख लें, पूरे फरीदाबाद शहर के अंदर सड़कों का बुरा हाल है। जगह जगह पे सड़कें खोद रखी हैं, बनाते नहीं हैं, खोद ज़रूर रखी हैं। कोई भी काम शुरू कर देते हैं, उसको फिर वो वैसे का वैसे पड़ा रहता है। आज कितनी समस्या है लोगों की, आप देखिए। आप ये 15A 16A की डिवाइडिंग रोड पे जाएं, ये कितने दिनों से इन्होंने खोद रखी है, कोई बना नहीं रहे हैं। ऐसे ही 12 सेक्टर की रोड है, कोर्ट के सामने आप देखें, पूरी रोड खुदी पड़ी है, कोई रास्ता नहीं है, कहीं से भी रास्ता नहीं है। ऐसे हालात बने हुए हैं पूरे शहर के अंदर। जहाँ से भी आप निकले, या खड्डे मिलेंगे या टूटी फूटी रोड्स मिलेगी। पानी की आम नागरिक को बहुत बड़ी समस्या है। गंदगी के ढेर वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, जितने मर्जी दावे करते हैं। उसके अलावा गंदगी जो है पूरे शहर के अंदर है। अभी मैंने आपको ये भी बता दिया कानून व्यवस्था की क्या पोजीशन है, वो भी ठीक पोजीशन नहीं है। कोई सेफ नहीं है, महिलाएं सेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं है। देखिए वो घर से बाहर निकले, अभी पिछले दिनों डकैती हुई, कितने लाखों करोड़ों रुपए की। हर रोज़ डेली आप अखबार उठाइए तो पता लगेगा कि आप फलां जगह पे हुए डकैती हुई है, वहाँ पे चेन खींच के ले गए। अभी एक लेडीज़ ने उसके घर में आए, बोले कोरियर वाला बन के उनके घर में आए, और लेडीज़ मतलब क्या कह सकते हैं, सीनियर सिटीज़न है तो कितनी एज होगी उसकी, और वैसे भी उनके पैरों की वजह से भी वो प्रॉब्लम में थी। तो वो कोरियर वाले ने आधी चेन, उस लेडीज़ ने जो है आधी चेन बचाई और आधी चेन खींच के वो फिर भी ले गया। तो हालात हमारे प्रदेश में तो ठीक नहीं है। तीसरी बात ये है कि महंगाई का कोई वो नहीं है। महंगाई देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। खाने की चीज़ें देखिए, और तो छोड़ दीजिए, आप सब्जी खरीदने जाएंगे तो सब्जी के इतने दाम बढ़े हुए, आज तक कभी इतने रेट ही नहीं हुए थे। आप कोई छोटी से छोटी चीज़ लेने जाओ, आलू प्याज लेने जाओ तो, टमाटर लेने जाओ तो, घिया लेने जाओ तो, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो, टिंडा लेने जाओ तो, मतलब टिंडे के रेट कहाँ तो 40 रुपए के पाव मिल रहे हैं। कभी इतना रेट आज तक हुआ नहीं था। तो हम पहली बार देख रहे हैं इतने हाई रेट हो चुके हैं। हर चीज़ दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। कई लोग नॉन वेज भी लेते हैं, उनको भी देख लीजिए, रोज़ के रोज़ रेट बढ़ रहे हैं। खाने का तेल देख लीजिए, आम गरीब आदमी तो वैसे ही मरा पड़ा है। वो कहते हैं हम जितना तेल पहले इस्तेमाल करते उससे भी आधा करते हैं, तब भी हमारा गुजारा नहीं होता। मान लो हमारा खर्चा महीने में 2 लीटर का है, तो हम 1 लीटर में गुजारा करके आधे से भी कम में करते हैं ताकि हमारा गुजारा। 60 रुपए लीटर की चीज़ 200 से ऊपर चली गई है। बताइए आप क्या कर लेगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। खाने पीने की भी बहुत भारी समस्या है। कोई भी चीज़ लेने जाओ आप, कोई आम हालात तो ठीक नहीं है। आज आप देख लीजिए, इंडस्ट्री वालों को देख लीजिए, इंडस्ट्री में बुरा हाल हुआ पड़ा है। आज रो रहे हैं जो उद्योगपति छोटे छोटे काम शुरू करते हैं, थोड़ा पैसा लगा के MESM के जो ये आपके जितने भी छोटे वर्ग के उद्योगपति हैं, आज आप देख लीजिए, कोई मटेरियल देख लीजिए, रॉ मटेरियल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। लोहे के दाम देख लीजिए, लोहा कहाँ तो 26-27 रुपये
2600-2700 रुपये, और इस क्विंटल के हिसाब से आज वही लो आप 5200, 5000, 50, मतलब डबल से भी जस्ट ज़्यादा हो गए रेट। ऐसे ही आप पेपर मिल का देख लीजिए, जो लोग कोरोगेटेड बॉक्स का काम करते हैं, मटेरियल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, कहाँ 10, 15, 17 रुपए किलो की चीज़ थी, आज 35-40 रुपये रेट हो गया, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया। कोई सरवाइव करना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है, रोज़गार है नहीं, बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है आज के दिन में कि आम जो है लोग बहुत परेशान है, व्यापारी बहुत परेशान है, छोटा दुकानदार बहुत परेशान है, क्योंकि उनको जब चीज़ ही महंगी मिलेगी तो वो आगे क्या करेंगे, आगे कैसे बेचेंगे। तो ये सारी चीज़ें, पूरी समस्या ही समस्या है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो ये देश में सरकार चल रही है, भले ही हमें ये नहीं मालूम वो कैसे उनको वोट मिल रहा है, लेकिन लोग ऊपर से कहते हैं हम तो नाराज़ हैं, और अंदर से हमें नहीं समझ आ रही ईवीएम का जादू क्या जादू है, ये इनके पास, ये यही समझ सकते हैं इस बात को, मैं यही कहता हूँ। सर, मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसमें आपका क्या कहना है? अभी आपने बताया कि हमारे इस प्रदेश में बेटियां जो है वो सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन मोदी जी तो बार बार यही कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दा पहले से शुरू कर रखा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, ये मुद्दा हमने उस वक्त शुरू किया था जब 2014 से भी पहले 2012-13 की बात है, हमने खुद उस समय जो है उसमें शामिल था। तो आज ये चाहे जैसे मर्जी कहते रहे, लेकिन वो हालात तो नहीं है, हालात तो देश के अंदर ये नहीं है कि बेटी सुरक्षित तो नहीं है। बेटी जाती हैं, अब आप देख रहे हैं 13-13 साल के बच्चों के साथ क्या हाल हो रहा है, 8-9 साल 10 साल के बच्चे, क्या हालात हैं ये देखिए। आपके कोई भी सेफ नहीं है। मैंने आप सबसे पहले यही कानून व्यवस्था की बात आपसे करी थी कि बेटियां हमारी सुरक्षित हैं, हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वो सुरक्षित नहीं है। लेडीज़ जो हैं बाहर, अगर वो शाम को सैर करने के लिए 2 मिनट जाती हैं तो उनको बेवकूफ़ बना के उनसे चेन ले लेते हैं। रोज़ ठगी के तो खैर रोज़ मामले आते हैं, लेकिन जो छीना झपटी वाले हैं, जो जोर ज़बरदस्ती वाले मामले हैं, वो भी उनमें भी कोई कमी नहीं है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई बेटी पढ़ाओ बेटी, कोई ऐसा कोई जादू भी नहीं है इनका, ना ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कि जिससे बेटियां जो हैं सुरक्षित हो। मुझे तो नहीं दिखाई देता, बाकी आप ज़्यादा समझते हैं, आप भी बता सकते हैं क्या हालात हैं। अभी मौजूदा समय में जो हमारी सरकार यहाँ पे काम कर रही है, आने वाले दौर में अगर कांग्रेस पार्टी हमारे इस सत्ता में आती है तो आप उसके लिए क्या कहेंगे, और आपके क्षेत्र में क्या आप कार्य करवा सकते हैं? पार्टी सत्ता में आती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, 2005 से लेकर 2014 तक हमारी कांग्रेस की सरकार रही है, जिसमें इतनी डेवलपमेंट हुई है। जो मेट्रो है, उस टाइम में फरीदाबाद में मेट्रो जो आई थी तो वो उसी दौरान में आई थी। मेट्रो के अलावा यहाँ कितने मेडिकल कॉलेज, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, और मतलब हरियाणा के अंदर तो आप ये देख लो बाढ़ आ गई थी। हमारे बच्चे जाया करते थे दूसरी स्टेट्स में, जैसे साउथ में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, पूना में, यहाँ जाया करते थे इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में या मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए। आज ये सारी सुविधा क्यों है? क्योंकि 2005 से लेकर 2014 तक माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इतने काम किए। और उसी समय में बिजली के लिए जो उन्होंने काम किया है उसमें कोई दो राय नहीं है। बिजली के कितने नए यूनिट लगे हैं, ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। आज अगर बिजली सरप्लस हुई है बाद में तो वो उन्हीं की वजह से हुई है, लेकिन बिजली सरप्लस होने से ये मतलब नहीं है कि आगे बढ़, उसकी खपत तो बढ़ती जाती है। तो जो भी नई सरकार आएगी अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं देगी, अगर वो उसको बढ़ाएगी नहीं, तो ज़रूरी बात है उसकी शॉर्टेज होनी है। तो ये चीज़ें सारी जो है नासमझी वाली बातें होती हैं। सरकार में जो अगर पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सारी बातें समझते हैं, तो वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। वो अगले आने वाले 10 साल का प्लान करके चलना पड़ता है।
अगर हमारी सरकार आती है तो हम आगे 10 साल के 15 साल के हम ये प्लान करके चलते हैं कि 10 साल में कितनी बिजली की खपत और बढ़ जाएगी, कितनी पानी की और ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कितने लोग और बढ़ जाएंगे, उनको रहने का खाने पीने का सारा सामान कैसे मुहैया होगा और कैसे रेटों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तब जाके ये कार्य चलते हैं। अभी हम फरीदाबाद के सेक्टर 15A में आए हुए थे। यहाँ पे हमारी बात हुई कांग्रेस के सीपी फरीदाबाद में गुलशन बग्गा जी से हमारी मुलाकात हुई, हमारी इनसे बात हुई और हमने इनसे जानकारी ली। इन्होंने हमें जानकारी दी कि फरीदाबाद के अंदर बहुत सारी कमियां हैं मौजूदा सरकार के काम करते हुए, क्योंकि उनके काम से वो खुश नहीं है। यहाँ पे पानी की समस्या, बिजली की समस्या और सबसे बड़ी समस्या रोड की, नाले की, क्योंकि रोडों पे पानी फ्लो हो रहा है, नाले बह रहे हैं। उस चीज़ से उन्होंने हमें बताया, अवगत कराया कि यहाँ पे बहुत सारी गंदगी फैलती है। हमने इस चीज़ को जानकारी ली, राष्ट्रीय प्रसार के माध्यम से हम ये जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। मेरे साथ सतीश राठौर के साथ कैमरामैन सुभाष दीवान। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सतीश राठौर, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रसार। आज हम आए हुए हैं फरीदाबाद के NIT 5 में और हम बात कर रहे हैं आज तेजिंदर खरबंदा जी से। तेजिंदर खरबंदा जी से हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पे कुछ सड़कों का बहुत बद हाल हुआ पड़ा है, उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे और क्या हमसे बता पाएंगे। तो तेजिंदर खन्ना जी नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सर। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं और हम आपसे जानकारी लेंगे कि मौजूदा सरकार जो कि यहाँ पे दवा और बिजली पानी का बहुत अच्छा क्या नाम है लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली में क्या है कि आप देखेंगे बारिशों का जब सीजन शुरू होता है उसमें थोड़ी सी बारिश भी आए तो 5 मिनट के बाद ही घर से बाहर निकल नहीं पाता था। आज मैं आपका धन्यवाद भी राष्ट्रीय प्रसार का इसलिए देना चाहूँगा कि आज आप जनता के मुद्दों को लेकर जो मेरे पास आए हैं, मेरा क्लियर विजन है। अगर मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ वार्ड नंबर 15 से पार्षद के लिए, तो मेरा एक क्लियर विजन है। मैं क्लियर विजन लेके पब्लिक में जाना चाहता हूँ, जनता में जाना चाहता हूँ, जिसके लिए आज तक जब से नगर निगम बना है, जब से ये इलेक्शंस चल रहे हैं, आज तक कोई भी पार्षद, कोई भी चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी भी क्यों ना हो, किसी ने आज तक कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। आज तक पहली बार ऐसा हुआ कि हम एक मैनिफेस्टो जारी करेंगे। वो हर ब्लॉक से जितनी भी समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को देखते हुए उन ब्लॉक मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। मैनिफेस्टो का मतलब साफ ही होगा कि मैं 5 साल में क्या, अगर मैं जीतता हूं तो 5 साल में आपके लिए, जनता के लिए क्या काम करूंगा मैं, और वो पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा उसको। अगर मैं जीतने के बाद 5 साल बाद दोबारा फिर वोट मांगने के जाता हूं तो पब्लिक को यह अधिकार होगा कि मेरे से वो सवाल करे कि जो मैनिफेस्टो में आपने कहा था वो पूरा क्यों नहीं हुआ आज तक। तो ये जनता का अधिकार है, ये अधिकार उनको पता होना चाहिए। इसके लिए मैनिफेस्टो भी जारी करूंगा और हम छोटे छोटे जनसंपर्क लोगों से कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। जैसे ही इलेक्शंस की डेट आती है तो इसमें जल्दी हम अपने इस कार्यवाही को तेज करेंगे और अच्छे से। सरकार में बेटियों के लिए कहा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा, जनता आपसे ये पूछना चाहती है कि क्या हरियाणा के अंदर बेटियां सेफ हैं? अगर आप कहें सेफ तो ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। इसलिए क्योंकि पहले का जो क्राइम है, क्राइम रेशो आज अगर आप देखेंगे तो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। पहले आप एक बार डाटा निकाल के देखेंगे क्राइम का, तो पहले से कई गुना ज्यादा आज बढ़ा है। तो कहां बेटियां सेफ हैं? कहीं बेटियां सेफ नहीं है। आप हरियाणा क्या, यूपी क्या, कहीं देख लो, पूरे देश की आज यही हालत हो रखी है। तेजिंदर खरबंदा जी ने बताया कि आज बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं और हम भी इस चीज को देख रहे हैं, जान रहे हैं। जनता इस बात की मांग कर रही है कि बेटियों को सुरक्षित कहा जा रहा है, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है। आगे हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आप और आपकी सरकार, आप जनता के लिए क्या करेंगे? एक अपने संजोए अपने वार्ड नंबर 15 के लिए बहुत चाहता हूं। मेरा सपना है कि अपने वार्ड को एक नंबर 1 वार्ड बनाकर पूरे फरीदाबाद में पेश करूं। इसके लिए मेरे को जनता का सहयोग चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो पहले नेता हैं या रहे या आ रहे हैं, उनमें और मुझ में क्या फर्क है, क्यों मुझे जनता वोट दे। मैं सीधा मेरा विजन है कि मैं एक वकील हूं, मुझे 20 साल वकालत में यहाँ पर हो गए, मैं कानून जानता हूं। अगर एक पढ़ा लिखा आप एक कैंडिडेट चुनते हैं तो डेफिनेटली जनता को उसका पूरा फायदा इसलिए होता है कि अगर कोई नगर निगम आपके किसी भी अधिकारों की जो है उपेक्षा करता है तो आपके लड़ने के लिए आपका बेटा, आपका भाई तेजिंदर खरबंदा हमेशा आपको जनता के साथ रहेगा। इस वादे के साथ मैं जो है पब्लिक में जाकर पब्लिक से वोट मांगूंगा और मैं समझता हूँ ये मेरा अधिकार है। इसलिए क्योंकि मैं 5 नंबर RW हमारी एम ब्लॉक का मैं 5 साल से जो है यहाँ का प्रधान होने के नाते एक एम ब्लॉक मॉडल हमने पेश किया
आप देखें हर दिन त्योहार हमारा पूरा एम ब्लॉक मिलकर मनाता है। मैं चाहता हूँ हमारा पूरा फरीदाबाद, मेरा पूरा वार्ड ये सब करे। और पार्कों के लिए मैंने बहुत ही सौंदर्यकरण की एक योजना तैयार की हुई है, मैं जल्द पब्लिक के सामने रखूंगा इसको लेकर भी। नालियों से लोग परेशान है, पानी भरा रहता है नालियों में, बारिश का पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि आज मतलब कहने को तो 75 साल हो गए हमारे आजाद हुए, पर हम क्या है आज बेसिक नीड्स जो होती हैं पब्लिक की, हम इतना टैक्सेस सरकार को पे करते हैं, तो है क्या बेसिक नीड्स हमारी क्या होती है? पानी, नालियों और साफ सफाई। हम इन्हीं से जूझ रहे हैं आज भी, 75 साल बाद भी आज हम इससे जूझ रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल गलत है। जनता का ये अधिकार है कि उसे साफ सफाई पूरी मिले, पूरा पानी, स्वच्छ पानी पीने के लिए मिले। इन सब मुद्दों को लेकर हम पब्लिक बीच में जाएंगे। कल किसी सी ब्लॉक में, हमारे 5 नंबर सी ब्लॉक में किसी ने वीडियो डाला हुआ था, गंदगी का अंबार ढेर लगा हुआ था। लगता ही था यहाँ पर कोई नगर निगम नाम की कोई चीज भी है यहाँ पर। तो क्यों ऐसे हालात में, ऐसे बदतर हालात में जनता क्यों जीने के लिए मजबूर है? कहाँ है हमारे नेता विधायक, कहाँ है सारे? उनका ध्यान क्यों इस ओर आकर्षित नहीं होता कि पब्लिक जो है, जिनको आप, जो आपको वोट पब्लिक देती है, आपको चुनकर भेजती है, उसके बाद आप उन्हें भूल जाते हो। आज वो आपसे इतना कह रहे हैं कि हमें साफ सफाई चाहिए, तो क्या ज्यादा गलत मांग रहे हैं आपसे? तो इसलिए ये एक कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, जीतने के बाद पब्लिक को उसका हक दिलवाना, जिस उम्मीद से आपको पब्लिक ने वोट किया है, उस उम्मीद को आपको खरा उतरना होगा। और यदि आप खरा उतरने की आपके अंदर मंशा है, आपके अंदर हिम्मत है और विश्वास है, तो ही आप चुनावी मैदान में जाएं। अथवा चुनावी मैदान में जाने का किसी को अधिकार ऐसा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जानकारी मिली तेजिंदर खंडवा जी से, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे NIT 5 के अंदर काफ़ी बदहाल है सड़कों का, काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और उम्मीद करते हैं कि आगामी चुनावों में जब कांग्रेस अपने बहुमत से आएगी तो शायद इस समस्या का समाधान हो जाएगा। मेरे साथ सतीश राठौर के सुभाष कैमरामैन, धन्यवाद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रसार।